ठीक है सर। चलिए आज फिर शुरू करते हैं अपनी बात को वहीं से जहां पर हमने छोड़ा था। प्रकृतिवाद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसके सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि ये क्या है। अब हम प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि शैक्षिक जगत को क्या योगदान है प्रकृतिवाद का, उसके बारे में आज चर्चा होगी। वो हम बात करते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा। ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ बता दूं कि प्रकृतिवाद जब से अस्तित्व में आया या प्रकृतिवादी विचारधारा जब से अपने प्रभाव में आई तब से शिक्षा का स्वरूप भी बदला। चाहे हर्बर्ट हो, चाहे पेस्टोलॉजी हो, चाहे प्रोबेल हो, इन्होंने इवन रूसो की जो एमिल ग्रंथ है उसमें जो उन्होंने शिक्षा की प्रकृति के बारे में बात की है वो भी अपने दार्शनिक विचारों के आधार पर ही की है। जैसी बात मैं अभी कर रहा था कि रूसो हर बात को समाज के अगेंस्ट लेकर जाते हैं, प्रचलित चीजों के अगेंस्ट बात करते हैं। तो जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था है उसके अगेंस्ट शिक्षा व्यवस्था, एक नई व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। कैसी? जैसे औपचारिक शिक्षा शिक्षक प्रधान होती है, पुस्तक प्रधान होती है, गुरु प्रधान होती है। तो इन्होंने इसके पलट ठीक बच्चे को शिक्षा के केंद्र में स्थापित कर दिया। बालक को निष्क्रिय श्रोता के रूप में इन्होंने परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एजुकेशन का। बालक वही केंद्र बिंदु है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और शिक्षा का प्रावधान बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी मानसिक योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए। उसके परिवेश के आधार पर उसकी शिक्षा का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो प्रकृतिवाद शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की शुरुआत करता है जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को आज हम अपने यहाँ बना रहे हैं या जो चल रही है। तो वर्तमान जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के अधिकांश जो मूल तत्व हैं वो प्रकृतिवाद से प्रेरित है या वहीं से वो निकलकर सामने आते हैं। ठीक है। एमिल पुस्तक जो है उसमें इन्होंने एमिल और सोफी दो बच्चों की कल्पना की है। एमिल लड़का, सोफी लड़की है। और उन्हीं के आधार पर पूरी शिक्षा व्यवस्था के जो विचार हैं रूसो के वो उन्होंने दिए हैं। तो खैर, बालक केंद्रित शिक्षा की बात होगी, उसकी रुचि क्षमताओं के अनुसार बात होगी, स्वतंत्रता की बात ये पहले ही कर चुके हैं। तो शिक्षा में क्या क्या चीजें प्रमुखता से होंगी इस बात का हम अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तो शिक्षा को भी जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो शिक्षा के बारे में जानेंगे वो हम जानेंगे परिभाषा। परिभाषाएं क्या है शिक्षा की प्रकृतिवाद के अनुसार? वो कौन कौन से विचारक हैं जो प्रकृतिवादी विचारक हैं जो शिक्षा को परिभाषित करते हैं और शिक्षा को एक नए दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हम यहाँ नाम लेते हैं। जैसे रूसो की तो हम बात करेंगे, स्पेंसर की बात करेंगे, मैकडूगल की बात करेंगे और एक है प्रोफेसर फिश, उनकी बात करें। तो चार परिभाषाओं के बारे में मैं यहाँ जिक्र करूंगा। एक तो मैकडूगल, ठीक, एक है प्रोफेसर फिश, एक हम बात करेंगे स्पेंसर और एक बात करेंगे हम रूसो। इन चार विचारकों ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। अगर हम उन परिभाषाओं को ठीक से समझ लें तो प्रकृतिवाद की शिक्षा की समूची अवधारणा हमें ठीक से समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। ठीक है। मैकडूगल ने कहा है कि बहुत एक लाइन की परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं, मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। सब्लिमेशन, उदात्तीकरण मतलब सब्लिमेशन। मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे मूल प्रवृत्तियों का अब उदात्तीकरण क्या होता है? देखिए, मूल प्रवृत्तियां इंसान में मैकडूगल ने एक लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन दिया है 14 मूल प्रवृत्तियों का। उसमें कहते हैं कि भय, क्रोध, जिज्ञासा, प्रेम, संबंधन, ठीक है, ये इस तरीके की 14 मूल प्रवृत्तियां प्रकृति ने इंसान को दी मौलिक रूप से। अब उन मूल प्रवृत्तियों को समाज के अनुसार, उदात्तीकरण का मतलब है कि समाज के हिसाब से किस प्रकार से हम शोधन करें उनका, किस प्रकार से ऐसे प्रकट करें कि भाई दूसरों को उससे तकलीफ ना हो। तो शिक्षा कौन सी प्रक्रिया हुई? शिक्षा वो प्रक्रिया हुई कि जो इंसान के अंदर मूल प्रवृत्तियां हैं उन मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके उन्हें प्रकट करने के योग्य बनाते हैं। उदात्तीकरण
बाहर लाने के योग्य बना दे। वो प्रक्रिया मैकडूगल साहब ने शिक्षा के रूप में परिभाषित की। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, मैकडूगल कहते हैं कि शिक्षा मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करने वाली प्रक्रिया है। उदात्तीकरण की इंग्लिश है सब्लिमेशन। अब प्रोफेसर फिश की परिभाषा मुझे बड़ी पसंद है व्यक्तिगत रूप से, और आपको भी निश्चित रूप से अच्छी लगेगी। ये कहते हैं प्रोफेसर फिश कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संदेहातीत सौहार्द की साझेदारी, मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण साझेदारी, ठीक है। क्या है शिक्षा? दो कंपोनेंट बताए उन्होंने, प्रोफेसर फिश ने। एक तरफ मनुष्य को रखा, एक तरफ प्रकृति को रखा। बोले शिक्षा का काम कुल इतना है कि इन दोनों तत्वों में, प्रकृति में और मनुष्य में, अब प्रकृति तीन रूप में परिभाषित कर चुके हैं, अपरिवर्तनशील नियम, स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली, और बालक की प्रकृति। तो हम तीनों को यह मान लेते हैं कि मनुष्य और प्रकृति में संदेहातीत, डाउटलेस, मतलब ऐसी साझेदारी जिसमें कोई संदेह ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई प्रपंच ना हो, ऐसी साझेदारी विकसित कर देना मनुष्य और प्रकृति के बीच में, जो सौहार्दपूर्ण, सद्भावना पर आधारित हो, जिसमें कोई भी हार्म ना हो, मनुष्य का नुकसान ना हो ना प्रकृति का नुकसान हो। इस तरीके से ऐसी साझेदारी, ऐसा ऐसा सद्भावना विकसित कर देना प्रकृति के और मनुष्य के बीच में, जिसमें कोई डाउट ना हो। तो संदेहातीत सौहार्द की साझेदारी को शिक्षा कहा है प्रोफेसर फिश ने, ठीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच संदेहातीत सौहार्द की साझेदारी ही शिक्षा है, ठीक सर। एक ये हुई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम स्पेंसर साहब ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। स्पेंसर, ठीक है, बहुत कॉमन और प्रचलित परिभाषा है स्पेंसर की, कि शिक्षा का आशय अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय, अंतः शक्ति और का, अब प्लूरल मान लो, अंतः शक्ति का बाह्य जीवन से समन्वय, जो हमारे अंदर क्षमताएं मौजूद हैं वो, और जो बाहरी वातावरण है वो, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट करने वाले प्रोसेस को ही शिक्षा कहते हैं। अंतः शक्ति और बाह्य जीवन से सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये कहा है अल्बर्ट स्पेंसर ने। बहुत कॉमन है, आप लोगों को याद भी होगी, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं इस पर, ठीक है। अब रूसो साहब की बात करते हैं कि रूसो ने शिक्षा को क्या कहा है। रूसो कहते हैं कि शिक्षा बालक की प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं का आंतरिक विकास है। रूसो कहते हैं कि शिक्षा बालक की प्राकृतिक शक्तियों का, जो नेचर ने उसे दी हैं, प्राकृतिक शक्तियों का और योग्यताओं का, प्राकृतिक शक्तियों का आंतरिक विकास है, अंदर से जो विकास होता है, आंतरिक विकास है, अंतरतम विकास है, ठीक है। तो प्राकृतिक शक्तियों के विकास की बात करते हैं रूसो, अंतर शक्तियों को बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं स्पेंसर, प्रकृति और मानव के बीच संदेहातीत सौहार्द की साझेदारी की बात करते हैं फिश, और मूल प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण की बात करते हैं मैकडूगल। तो ये है कुछ परिभाषाएं जिनसे हमें प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा की अवधारणा दी गई है उसके बारे में समझ में आती हैं चीजें, कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब एक मुद्दा और बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा के बारे में ही, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अधिकांशतः पुस्तकों में वो लिखा हुआ है और उस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। वो क्या मुद्दा है? शिक्षा की विशेषताएं। दूसरा मुद्दा, शिक्षा की विशेषताएं। कौन सी शिक्षा की विशेषताएं? प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इन पर एक न एक सवाल तो आता ही है। तो 4-5 विशेषताएं हैं, उनको याद करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये दार्शनिक सिद्धांतों से निकल कर ही आ रही है, तो अगर हम अपना थोड़ा सा स्वविवेक लगाएं तो बड़ी आसानी से हम इनको पकड़ सकते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं ये शिक्षा की विशेषताएं हैं और ये प्रकृतिवाद ने दी है, ठीक है। पहली जो विशेषता मैं यहां पर लिखूंगा सबको क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रकृति की ओर लौट।
प्रकृति की ओर लौटो। शिक्षा की पहली विशेषता क्या है? शिक्षा वो प्रक्रिया है जो मानव को प्रकृति की ओर वापस करेगी। बैक टू नेचर के उद्देश्य को लेकर के शिक्षा चलेगी और मनुष्य को प्रकृति के साथ एडजस्ट करेगी, उसका समायोजन करवाएगी। ये पहली विशेषता है, प्रकृति के साथ। ये कृत्रिम वातावरण, ये आडंबर, ये खराब चीजें जो सोसाइटी में चल रही हैं, इनसे दूर करके जो शुद्धतम प्रकृति है उसके नजदीक ले जाने का कार्य करेगी। ऐसी प्रक्रिया को शिक्षा कहें। ठीक। और क्या है दूसरी विशेषता? प्रचलित विचारधाराओं का विरोध होगा हर बात में, देख लीजिएगा। पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है प्रकृतिवादी शिक्षा। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं कि ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, किताबें, कोई किताब नहीं पढ़ानी चाहिए। रूसो कहता है छात्र को कोई उपदेश मत दो, कोई मौखिक उपदेश मत दो उसको, और उन्हें प्रकृति की बोध में अपने अनुभवों से सीखने दो। किताब नहीं, खेलने दो बच्चों को नेचर में, और खेलेंगे तो सीखेंगे, अपने आप सीखने दो। पुस्तकीय ज्ञान बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किताबें मत पढ़ो। ठीक। तीसरी बात, निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक, निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है। निषेधात्मक शिक्षा निगेटिव एजुकेशन की बात करता है। निगेटिव एजुकेशन। अब यहां पर ये फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि साहब पॉजिटिव एजुकेशन क्या है? पॉजिटिव एजुकेशन को समझ जाएंगे तो निगेटिव एजुकेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब पॉजिटिव एजुकेशन ये है कि बच्चों को ज्यादातर विद्यालयों में, ज्यादातर स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि भाई ये करो, ये करो, सदैव सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी एक बढ़िया नीति है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो, वो करो, ये करो, डूज सिखाए जाते हैं। ठीक। क्या करती है पॉजिटिव एजुकेशन? पॉजिटिव एजुकेशन करणीय, जो कर्म है उनके बारे में सिखाती है कि भाई ये लिस्ट है तुम्हारी, ये सब काम तुम्हें करने हैं। ठीक है, ये सिखाया जाता है, उसे पॉजिटिव एजुकेशन कहते हैं। अब निगेटिव एजुकेशन क्या है? निगेटिव एजुकेशन ये कहती है, जैसा अभी पहले आया, कि कोई उपदेश नहीं देना है बच्चे को, कोई भी पॉजिटिव बात नहीं सिखानी है। फिर क्या करना है? दुर्गुणों से बचाना है। मतलब जो खराब चीजें उसके अंदर आ सकती है, बस उससे बचाइए आप, उसे अच्छी चीजों की शिक्षा मत दीजिए। अगर दुर्गुणों से बचा लेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रकृति जो है वो निकलकर सामने आएगी, और प्रकृति क्योंकि अच्छी है तो विकास अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो निगेटिव एजुकेशन क्या है? दुर्गुणों से बचाना, खराब चीजों से बचाना, आडंबरों से बचाना, इस तरीके की चीजों से बचा लीजिए, वो नेगेटिव एजुकेशन है। कोई पॉजिटिव एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उपदेश देने की जरूरत नहीं है, कोई भी करणीय कर्म उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं, नेगेटिव एजुकेशन। ठीक है। फिर क्या कहते हैं ये? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा बालकों पर केंद्रित होनी चाहिए सब। अब तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था, जब तक रूसो आए हैं तब तक गुरु केंद्रित रही है, टीचर सेंटर्ड रही है। ये पहले विचारक हुए रूसो, और इनके और समकालीन और भी लोग थे, हर्बर्ट है, पेस्टालॉजी है, फ्रोबेल है, वो सब ये कहते हैं कि नहीं, टीचर सेंटर नहीं है एजुकेशन, बल्कि बालक केंद्र है। और शिक्षा की पूरी व्यवस्था बच्चे की क्षमताओं, उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं के आधार पर दी जानी चाहिए। टीचर सेकेंडरी है, अगर कहीं उसका स्थान है तो पर्दे के पीछे। ठीक है। ये बात रूसो नहीं कही थी, ये बात कि शिक्षा में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है, अगर कहीं है तो वो बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। ठीक। एक और बात कहते हैं बड़ी अच्छी, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए इन्होंने सिस्टम बना दिया कि इस उम्र के बच्चे को ये, इस उम्र के बच्चे को ये, इस उम्र के बच्चे को ये पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बच्चे को बड़ा करने की कोशिश में हो। ठीक है। बहुत जल्दी बड़ा नहीं करना है, बालक को बालक रहने दो, बड़ा होगा अपने आप चीजों को सीखेगा। एक बहुत ही सुंदर कथन है, ठीक है, रूसो का, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, जो प्रगतिशील शिक्षा के मंतव्य को बताता है। वो ये कहते हैं
कि प्रकृति चाहती है कि मनुष्य बनने से पहले बालक बालक ही रहे। बच्चे को बच्चा ही रहने दो, उसे बहुत जल्दी प्रौढ़ बनाने की कोशिश मत करो। और यदि हम इस क्रम को बदलेंगे, अगर हम इस सिस्टम को बदलेंगे कि बालक को जल्दी हम बड़ा करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम अगेते फल पैदा करेंगे। अगेते का मतलब जल्दी पकने वाले, जल्दी पकने, अगेते फल पैदा करेंगे जिनमें न पकावट होगी और न पकावट की गंध होगी। वो अच्छे से नहीं पक पाएंगे फिर अगर जल्दी बना देंगे। तो इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यह है कि इन्होंने शैशव, बाल, किशोर और युवा सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया कि भाई इन कैटेगरीज के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और 3 तरीके का शिक्षण और बताया, इंडिविजुअल, बिहेवियरल और जो है साम्यक विकास का। ठीक है, एक वो और बताया है। और क्या बताया है साहब, 2 चीजें और बात कर ली जाए जरा। 5 तो ये हो गई, 2 और विशेषताओं पर बात करते हैं। छठी कौन सी होगी, वो होगी लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल। लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल। ठीक है, और साथ में भी लिख देते हैं, एक साथ बात कर लें। और आखिरी है सह शिक्षा पर, सह शिक्षा पर बल। डेमोक्रेटिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन का, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, वो लोकतांत्रिक नियमों के आधार पर होनी चाहिए। लोकतंत्र में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा, ये लोकतंत्र के आधार है। तो स्वतंत्रता पहली चीज है, बच्चे को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए उसका। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या है, हर नागरिक को सवाल करने का अधिकार है। ऐसा क्यों, तो ये चीज शिक्षा में भी लागू करते हैं वो, कि साहब सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। बच्चे को क्यों पूछने का अधिकार होना चाहिए कि ऐसा क्यों, बताइए जरा। तो लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं वो सह शिक्षा की, कि लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी मूल प्रवृत्तियों का ठीक से सब्लिमेशन हो। अगर वो एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो उनका जो विकास होगा वो एकाकी होगा। ठीक है, तो ये हुई कुछ शिक्षा की विशेषता। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो थोड़ी सी और बातें कर लें, या इस वीडियो के लिए इतना ही काफी कर देते हैं, नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इस वीडियो के लिए मात्र विशेषताएं। धन्यवाद।